अब देखिए, इस फ्रंट पे तो बहुत सी डिस्कशन हो चुकी है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछता है एनवायरनमेंट सेक्शन से। आइए अब शुरुआत करते हैं इस सब्जेक्ट की और जानते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। अब जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको समझना होगा एनवायरनमेंट होता क्या है और क्या पहली बार एनवायरनमेंट के बारे में हम अभी के दौर में सीखे हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि पुराने जमाने में भी हमारे यहाँ पर पेड़ों की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी, वर्षा की पूजा होती थी। तो इस तरह से अगर हम माने तो कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन पहले से ही एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ जानता था, उनके फायदों के बारे में जानता था, जिसकी वजह से उन्हें भगवान तुल्य माना जाता था। लेकिन अब अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो ये जो आपकी टर्म है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये रीसेंट टाइम में आया है। बट ऑल्दो ये जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, ये इनहेरिट है इंडियन सिविलाइजेशन में सिंस द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि आप वहां पर मदर गॉडेस नेचर के बारे में सुनते हैं और उसके अलावा आप अग्नि, वायु, इन सभी के बारे में सुनते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हमारी इंडियन सिविलाइजेशन का इनहेरिट पार्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बट ये एनवायरनमेंट एक्चुअल में होता क्या है? अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की तो आपको यह समझना होगा, जो भी चीज आपके सराउंडिंग में, जैसे महेश आपके आसपास जो आप कुर्सियां देख रहे हैं, आपके दोस्त देख रहे हैं या हवा महसूस कर रहे हैं, ये सभी आपके कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप बाहर जाते हैं, आपके आसपास पेड़ देख रहे हैं, बाइसाइकिल देख रहे हैं या कुछ भी, तो वो सब भी आपके एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं। तो इन टोटल अगर हम बात करें, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है सर्वाइवल के लिए किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, ना मैं ना आप। तो जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक एनवायरनमेंट के लिए आप दिल्ली आते हैं, सेम उसी तरह से जब तक आप एक एनवायरनमेंट में नहीं होंगे तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब ये एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट हैं, दैट कैन बी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। अब जो लिविंग होते हैं इन्हें कह देते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट। इन्हें क्या कह देते हैं हम? बायोटिक कंपोनेंट। और जो नॉन लिविंग होते हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट एक्चुअल में एनवायरनमेंट में क्या होता है, इन बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होती है और इसी से आपका एनवायरनमेंट फॉर्म होता है। और जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो इसी को कह देते हैं हम इकोलॉजी। मतलब अगर आप एनवायरनमेंट के कंपोनेंट यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन देखते हैं, लिविंग और लिविंग के बीच में इंटरेक्शन देखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, उसे कह देते हैं आप इकोलॉजी। और जब हम इन टोटल आसपास के सराउंडिंग को देखते हैं, दैट इज एनवायरनमेंट। तो यहां पर इन दोनों टर्म के बीच में ये बेसिक डिफरेंस है। बट अगर हम बात करें बायोटिक और एबायोटिक की, तो बायोटिक में आपके कौन कौन चीज आ जाती हैं? जैसे बायोटिक में आपके प्रोड्यूसर आ जाते हैं, कंज्यूमर आ जाते हैं, उसके अलावा डीकंपोजर आ जाते हैं। तो ये तीन वैरायटी आ जाती हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट में। और बायोटिक कंपोनेंट मींस लिविंग कंपोनेंट है आपका। मतलब यहां पर आपको मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है, आपको लाइक वो ब्रीथ करते हुए दिख सकते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट क्या आ जाएंगे आपके बायोटिक कंपोनेंट में। अब ये फर्दर आगे अलग अलग टाइप के होंगे, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जानते हैं एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। देखिए, एबायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप टेम्परेचर को महसूस कर सकते हैं बट वो लिविंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपका सर्वाइवल इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर हम रेनफॉल की बात करें, आपको इंडिया में बहुत से इलाकों में रेनफॉल कहीं ज्यादा देखने को मिलती है, कहीं कम देखने को मिलती है। बट किस तरह के ऑर्गेनिज्म कहां पर देखने को मिलेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, वेस्टर्न घाट में आपको ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है बिकॉज वहां पर रेनफॉल है। बट सिमिलर टाइम पे अगर हम देखें, थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, हम रन ऑफ कच्छ की तरफ या थार डेजर्ट की तरफ, उस साइड हमें बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज वहां पर रेनफॉल क्या है आपका? एक लिमिटिंग फैक्टर। तो यहां पर आपको समझना होगा कि एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की वेजिटेशन मिल सकती है किसी एरिया में, या किस तरह से आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। देखिए, जितने भी आपको डेजर्ट एरिया में, यानी जो थार डेजर्ट एरिया है, वहां पर जानवर देखने को मिलेंगे, वो नॉक्टर्नल होंगे। नॉक्टर्नल इन द सेंस वो रात को बाहर निकलेंगे। अब दिन में क्यों नहीं?
देखिए दिन में होती है बहुत ज्यादा गर्मी, तो वो सतह के नीचे रहते हैं जहां पर उन्हें ठंडा ठंडा महसूस हो। तो जनरली आप देखेंगे कि यहां पर जो जैसे राजस्थान वाले पार्ट में यहां पर रन ऑफ कच्छ के आसपास यहां पर आपको जानवर देखने को मिलेंगे, वो नॉकटर्नल होंगे, वो रात के टाइम ज्यादा एक्टिव होंगे एज कंपेयर टू दिन के टाइम। तो इसी तरह से आपके एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आपस में मिलते हैं, इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं, और जब हम इनकी स्टडी करते हैं उसे हम कह देते हैं इकोलॉजी। नाउ सिमिलरली आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की सॉइल भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आपने यहां पर डेक्कन ट्रैप सुना होगा। डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र वाले एरिया में, थोड़ा बहुत गुजरात टच करता है, कर्नाटका एंड थोड़ा बहुत इस साइड आपका आंध्र प्रदेश का पार्ट। तो जहां पर आप डेक्कन ट्रैप देखते हैं उस एरिया में आप कॉटन अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ये तो आपने सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। अब सिमिलरली अगर आप देखें दूसरी साइड, आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड में चले जाइए, वहां पर रेनफॉल हाई है। अब हाई रेनफॉल के कारण इन सॉइल में जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम एंड ऑल, वो कम देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपकी जो क्रॉप उगेंगी वो अलग टाइप की होंगी, जो वेजिटेशन होंगी वो अलग टाइप की होंगी, रादर देन जस्ट एक ही टाइप की सॉइल मिलने के। इंडिया में अलग अलग टाइप की सॉइल मिलने से क्या होता है, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट है वो डायरेक्टली आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर, चाहे वो आपका टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, सॉइल हो एंड मेनी मोर अदर थिंग्स, चाहे ह्यूमिडिटी हो। अब कई बार होता है कि कई जानवरों के लिए ह्यूमिडिटी अच्छी नहीं होती, कईयों के लिए अच्छी होती है। तो इसी तरह से आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जिस तरह से इंटरेक्शन हो रही है वो एनवायरनमेंट में काउंट होती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आएंगे डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब दोज जो आप डेड एंड डिके को कहीं ना कहीं उनके न्यूट्रिएंट में डिवाइड करने में मदद करते हैं, मतलब वापस न्यूट्रिएंट में बदलने में मदद करते हैं जो चीजें, वो हो जाते हैं आपके डीकंपोजर। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, डेट्रिटिवोरस एंड डीकंपोजर। डीकंपोजर तो वो होते हैं जो डेट्रिटिवोरस का जो लेफ्ट ओवर होता है उसको न्यूट्रिएंट में चेंज करते हैं, बट एक्चुअल में जो मरे हुए को खाते हैं उन्हीं को कहा जाता है आपका डेट्रिटिवोरस। मतलब डीकंपोजर की कैटेगरी में आ जाता है आपका अर्थवर्म, जो लेफ्ट ओवर को कहीं ना कहीं यूज करता है और उसे न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करता है। बट डेट्रिटिवोरस में आपके वो एनिमल्स आ जाते हैं जो डेड को खाते हैं, जैसे डॉग भी हो सकते हैं इसमें, या और भी आपके कई इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। वापस जो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं वो डीकंपोजर में आएंगे। तो ये बेसिक फर्क है दोनों के बीच का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, दूसरे वो जो केमोसिंथेसिस यानी जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपने खाने को बनाएंगे। फोटो मींस लाइट, कीमो मींस यहां पर केमिकल। तो दो तरह के आपके प्रोसेस हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि सनलाइट आती है, लीफ के ऊपर गिरती है, उसमें क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल को यूटिलाइज करते हैं, मतलब क्लोरोफिल आपका यूटिलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट को और वाटर को, और इससे कन्वर्ट करता है वो कार्बोहाइड्रेट में। अब जब वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये फूड के तरह काम आता है, प्लांट्स के भी और हमारे भी। फॉर एग्जाम्पल जो आप सेब खा रहे हैं, जो आप लाइक गाजर खा रहे हैं, वो सभी कार्बोहाइड्रेट इन्होंने स्टोर कर रखे हैं व्हाइल यूजिंग सनलाइट। तो यहां पर ये जो आपका मेथड है ये फोटोसिंथेसिस के अंडर आ गया। बट कीमोसिंथेसिस क्या होता है, या काइमोसिंथेसिस भी बोल देते कई लोग। देखिए कई बार आप देखते हैं कि ओशन की गहराइयों में कई आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इतनी लाइक नीचे रहते हैं आपके वाटर सरफेस के, मतलब बहुत लाइक बॉटम पे बिल्कुल, तो वहां पर सनलाइट नहीं आएगी। अब इसके बारे में आपको पता होगा कि वाटर के अंदर दो तरह के जोन होते हैं, एक होता है फोटिक जोन। फोटिक जोन मतलब जहां पर आपकी लाइट इंट्रूड कर सकती है वाटर के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली ये 200 मीटर के आसपास की गहराई होती है। उसके अलावा दूसरा जोन होता है एफोटिक जोन, मतलब ऐसी गहराई जहां पर आपकी लाइट पहुंच नहीं सकती। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है, ही और शी हैज टू डू कीमोसिंथेसिस।
कई तो लेफ्ट ओवर पे भी कहीं ना कहीं जिंदगी का गुजर बसर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्हेल है, वो मरी, नीचे सेटल डाउन हुई और उसकी बॉडी को खा के भी कई काम चला सकते हैं। बट जनरली जितने भी आपको क्रस्टेशियंस वगैरह देखने को मिलते हैं जैसे म्यूसल्स, इनमें आप देखेंगे कि ये जो वेंट से निकलती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको यूज करते हैं, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और इससे अपना खाना यानी शुगर को फॉर्म करते हैं। ये आपको जनरली जितने भी हाइड्रोथर्मल वेंट देखने को मिलते हैं ओशन की गहराइयों में, उसके आसपास मिलने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को यूज करके ये फूड बनाने वाले एनिमल्स को हम क्या कह देते हैं, वो एनिमल्स जो कीमोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। कीमो मींस केमिकल। नाउ आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। लेट अस कम टू दी कंज्यूमर पार्ट। अब कंज्यूमर के बारे में तो आपने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा ही होगा। कंज्यूमर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये तो हमने जो बात की ये थे प्राइमरी प्रोड्यूसर, बट अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ये है प्राइमरी कंज्यूमर। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, प्रोड्यूसर बिल्कुल सही, प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको याद रखना होगा ये वो हैं जो फर्स्ट टाइम आपकी इन प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाएंगे। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर वो होंगे जो पहली बार प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा काऊ जनरली ग्रास खाती है। क्या ग्रास आपकी प्राइमरी प्रोड्यूसर है? बिल्कुल है। अब अगर ग्रास आपकी प्राइमरी प्रोड्यूसर है देन यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गई आपकी काऊ। अब काऊ को कई बार हो सकता है, चलो काऊ से कईयों के धार्मिक सेंटिमेंट जुड़े होंगे तो हम इसको बकरी ले लेते हैं, ठीक है जी, गोट। अब यहां पर ऐसा होगा कि ये गोट को मान लीजिए उस विलेज में कोई भेड़िया आ गया, तो ये भेड़िया अब इस गोट को खाएगा तो कहीं ना कहीं यहां पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है इसको खाने वाला हुआ, यानी कि प्राइमरी जो आपकी कंज्यूमर है उसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब ये वुल्फ अगर कल को, यानी ये भेड़िया कल को अगर किसी लॉयन के चंगुल में पड़ गया, किसी लॉयन के हत्थे चढ़ गया, तो ये लॉयन इसे खा जाएगा। अकेला हुआ तो, झुंड में हुआ तो नहीं, अकेला हुआ तो खा जाएगा अगर शेर भूखा है तो। अब यहां पर अगर ये लॉयन इस भेड़िए को खा रहा है तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये जो लॉयन है ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, आपका टर्शरी कंज्यूमर। तो यहां पर कंज्यूमर 3 वैरायटी के हो सकते हैं, प्राइमरी जो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस करने वाले को खाते हैं, सेकेंडरी जो आपके प्राइमरी वाले को खाएंगे, और टर्शरी जो आपके प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में से किसी को भी खा सकते हैं। मतलब ये टॉप प्रेडेटर्स हैं आपके। टॉप प्रेडेटर्स में कौन आ जाता है? टाइगर, लॉयंस, ठीक है जी, ऐसे एनिमल्स आएंगे जो आपके फूड चेन के अंदर सबसे टॉप पोजीशन पे होंगे। तो इनको यहां पर आप टर्शरी कंज्यूमर में काउंट कर सकते हैं, जैसे ईगल भी हो सकती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फर्दर, अब हमें ये तो समझ में आ गया एनवायरनमेंट के अंदर कंपोनेंट कौन से, बायोटिक, एबायोटिक, इन सभी के बारे में हमने बात की। अब इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अलग अलग लेवल होते हैं आपके एक इकोसिस्टम में, किन किन लेवल पे आप ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। सबसे पहले होता है इंडिविजुअल, जैसे मैं हूं, आप हैं, हम सारे एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो हम इंडिविजुअल्स हैं एक मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज के। अभी तो हम यहां पर ग्रुप में हैं, एक एरिया में जितने मिल रहे हैं वो पॉपुलेशन कहलाएगी। बट मान लीजिए अगर मैं अकेला यहां पर खड़ा हूं, यहां पर इस आपके लेक्चर स्टैंड पे, तो यहां पर मैं क्या हो गया, एक इंडिविजुअल। जैसे आप एक इंडिविजुअल हो गए, आप एक इंडिविजुअल हो गए, तो यहां पर आप याद रखना कि जो एक पर्सन है किसी भी एक स्पीशीज का, दैट इज इंडिविजुअल। जैसे मान लीजिए एक डॉग है जिसका नाम है माइक, तो ये माइक क्या हो गया, यहां पर ये हो गया आपका एक इंडिविजुअल। अब स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज वो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मॉन्की, तो मॉन्की एक ही कैटेगरी के जो होंगे वो यहां पर आ गए, एक ही स्पीशीज में आ गए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डोंकी, तो यहां पर भी आपके एक ही स्पीशीज के सारे एक जगह आपने डाल दिए। अब ऐसे ही एक कैटेगराइजेशन होती है, हम पॉपुलेशन में किन किन चीजों को लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन में हम एक ही प्रजाति के, एक ही स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल्स को लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया है, ये एबीसी का नाम है, मान लीजिए कान्हा टाइगर रिजर्व।
अब यहां पर कितने टाइगर मिलते हैं ये टाइगर की पॉपुलेशन बताएगी। अब यहां पर मान लीजिए एक टाइगर अपनी भी मिलती थी तो वो इंडिविजुअल हो गई, उसके आगे जो बच्चे हुए दैट इज पॉपुलेशन, उसको मिला के, और बाद में जब हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे और भी जानवर हैं, हो सकता है कुछ स्नेक होंगे, कुछ आपके लाइक ढोल जो आपके वाइल्ड डॉग होते हैं वो होंगे, तो इन सभी चीजों को अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो यहां पर वो आ गया कम्युनिटी में। कम्युनिटी मतलब कि अलग अलग इंडिविजुअल आपके सभी इकट्ठे हो गए, अलग अलग पॉपुलेशन आपने मर्ज कर दिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप जाते हैं तो यहां पर गोल चक्कर के आसपास आपको कुत्ते भी देखने को मिल जाते हैं, गाय भी देखने को मिल जाती है, इंसान भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये हो गई आपकी कम्युनिटी। अभी इस क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ इंसान बैठे हैं तो ये हो गई आपकी पॉपुलेशन। इंडिविजुअल, मान लीजिए मैं ऑफिस में बैठा हूं, अकेला बैठा हूं, दैट इज इंडिविजुअल। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मींस कि जितनी भी आपकी कम्युनिटी है उसको एक बड़े लेवल पे देखेंगे, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? देखिए इकोसिस्टम आपका वो बेसिक स्ट्रक्चर है। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं मतलब इकोलॉजी की, तो आपका इकोसिस्टम वो बेसिक यूनिट है जहां पर आप साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं इकोलॉजी को, मतलब जहां पर आप बेसिक लेवल पे देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड लिविंग एंड लिविंग। तो ये आपका वो बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे आप प्रियम्बल को देखते हैं, या आप प्रियम्बल भी छोड़िए, पॉलिटी में जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि भैया फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीस, इनके बीच में हार्मोनी आपकी कहीं ना कहीं बेसिक प्रिंसिपल का पार्ट है। जैसे आप कहते हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो यहां पर अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपका? इकोसिस्टम, जहां से एक्चुअल में हम स्टडी करते हैं पूरे के पूरे एनवायरनमेंट की। अब इकोसिस्टम ही क्यों? देखिए एज अ होल अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करने जाएं तो इट इज वेरी वास्ट। आप एक कंपोनेंट को देखने जाओगे तो दूसरे कंपोनेंट के बारे में नहीं पता लगेगा, और ऐसे ही ये इंटरलिंक्ड हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल हो जाती है इनको एक साथ स्टडी करने में। तो दैट्स व्हाई हम कोशिश करते हैं कि इन्हें कंपार्टमेंट्स में अलग अलग में बांटें और वहां पर आप इन्हें स्टडी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो एक बूंद पानी आपका एक इकोसिस्टम हो सकता है। अब एक बूंद पानी, आप कह दो कि सर बारिश की बूंद गिरी, क्या उसमें भी इकोसिस्टम होगा? तो मेरा जवाब है नहीं। बट अगर आप कहीं किसी ओशन के पानी को लेके आते हैं मेरे पास एक बूंद, और आप किसी रिवर के पानी को लेके आते हैं एक बूंद, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि वो इकोसिस्टम है। अब दोनों में फर्क क्या है तो एक बूंद ही, पर दोनों में फर्क क्या है? देखिए जब फ्रेश वाटर आता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह ज्यादा नहीं प्रेजेंट होते, जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि वो एक इकोसिस्टम है। बट जैसे ही आप ओशन के पानी को लेते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भर भर के मिल सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वो अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम हो सकता है। अब एक्वेरियम की बात करते हैं, आप में से कईयों ने घर में रखा होगा। एक्वेरियम अपने आप में एक इकोसिस्टम है, ऑल्दो आर्टिफिशियल है, बट येट क्या है? एक इकोसिस्टम है। अब जब आप बहुत से इकोसिस्टम को एक जगह क्लब कर देते हैं तो इनसे बनता है बायोम्स। बायोम्स के बारे में आपने सुना होगा ज्योग्राफी में भी, और हम आने वाले लेक्चर्स में भी इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर क्या आता है, जैसे आपने एक आपको रफ आइडिया दे देता हूं मैं यहां पे। देखिए मान लीजिए, अब मेरे को नहीं पता आपको कितना ये दिख रहा होगा, बट आप यहां पर अपनी नोटबुक में अपने आप से इस चीज को ड्रॉ करते हुए चलें। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, कुछ एक बच्चे इसे ऑनलाइन भी देखेंगे, तो मैं उन्हें कहूंगा कि आप एक बारी जो मैं कह रहा हूं उसे सुन के अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आप 0 से स्टार्ट कीजिए और 90 तक यहां पर डाल लीजिए। अब यहां पर आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये लिख देना 10 डिग्री नॉर्थ। अब ये जो बीच की लाइन है 0 to 10 के बीच में, इसे शेड कर दो और यहां पर आप लिख दीजिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट भी कहते हैं इसे। तो ये आपका एक बायोम है। फिर उसके बाद यहां पर इस टाइप, यहां पर आ जाइए मॉनसून टाइप क्लाइमेट, मॉनसून टाइप क्लाइमेट या मरीन टाइप क्लाइमेट या इंडिया टाइप क्लाइमेट, ये कौन सा हो गया आपका? ये वाला पार्ट। अब यहां से ये ईस्ट साइड है, यहां से थोड़ा इस साइड सेंटर में आएंगे तो यहां पर आपको मिलता है
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है जी। इस साइड आ जाएगा आपका डेजर्ट। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके बायोम्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर आपका 30 डिग्री नॉर्थ आ गया, यहां पर अगर आप 45 तक चले जाएंगे तो यहां पर अलग अलग आपके और बायोम्स आएंगे। अब इनमें जैसे इस साइड आ जाएगा आपका चाइना टाइप बायोम्स, इस साइड आ जाएगा आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दिख रहे हैं। अब टेम्परेट ग्रासलैंड के यहां पर इस साइड आ गया मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब कई बार इनको आप क्या कह देते हैं, वार्म टेम्परेट टाइप क्लाइमेट भी बोल देते हैं, इसे ट्रॉपिकल टाइप भी बोल देते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा यहां पर अगर हम और ऊपर चले तो इस साइड आ गया आपका टैगा टाइप, यहां पर आ गया आपका टुंड्रा, साइबेरियन टाइप भी क्लाइमेट बोल देते हैं कई बार इसे। अब इसके अलावा यहां पर इस साइड आपको देखने को मिलता है और इस साइड, ये दो अलग अलग टाइप है। जैसे एक साइड आपको लोरेंशियन टाइप देखने को मिल जाता है, दूसरी साइड आपको ब्रिटिश टाइप। तो इन सभी को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे अगली क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, तो चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में थोड़ी डिटेल में देख लेंगे। अब बायोम्स, दिस इज बायोम्स, जहां पर आप अलग अलग इकोसिस्टम को एक साथ जोड़कर देखते हैं। बिकॉज जब हम बायोम्स की बात करते हैं तो वहां पर मिलने वाली नदी को भी काउंट करते हैं, वहां पर होने वाली बारिश को भी काउंट करते हैं, हम सब चीजों को काउंट कर रहे हैं। पेड़ किस तरह के मिल रहे हैं, जानवर किस तरह के मिल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई बायोम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके इकोसिस्टम का सिग्मा है। सिग्मा इन द सेंस कि मीन समेशन है, ये यहां पर जितने भी आपको इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल रहे हैं। नाउ इन सभी बायोम्स का सिग्मा क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहां पर आपके, ये आपका जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, ये आपका जैसे हाइड्रोस्फीयर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लिथोस्फीयर। मींस लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर ऊपर की साइड रखना है, जैसे आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। This area is known as your biosphere. ये आपका एटमॉस्फेयर, now this is your lithosphere and hydrosphere। इन तीनों का जहां पर संगम होता है उस एरिया को क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर। एंड इट इज अ वेरी नैरो मार्जिन, और यहां पर ही सिर्फ आपकी लाइफ पॉसिबल है। अगर बायोस्फीयर नहीं होगा, बायो मीन्स लिविंग, जहां पर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं हम, बायोस्फीयर। अब अगर इसको आप किसी भी तरह से हार्म करते हैं तो इन लॉन्गर रन ह्यूमन पॉपुलेशन तो छोड़िए, किसी भी तरह की कोई भी लिविंग पॉपुलेशन इस अर्थ के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज वी आर पोल्यूटिंग एवरीथिंग। हम लैंड को भी डिग्रेड कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर को भी कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर को भी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एंड रिजल्ट्स जो होगा, पूरी की पूरी लिविंग पॉपुलेशन, जैसे थानोस ने किया था ना मार्वल्स में, ऐसे एक चुटकी बजाई और गायब। अभी वो सिचुएशन आ चुकी है कि अगर हमने अभी एक्ट नहीं किया तो आने वाले 100 सालों में ह्यूमन पॉपुलेशन शायद इस धरती पे दिखे भी ना। तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन वेरियस थिंग्स। तो यहां से आपके इन्वायरमेंट की चीजों की स्टडी स्टार्ट होगी, जहां पर हम देखेंगे अलग अलग टाइप ऑफ पोल्यूशन को, हम जो जैसे बायोटिक कंपोनेंट है उसको कैसे कंजर्व कर रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट में जैसे हम यहाँ पर स्पीशीज की बात कर रहे थे, तो अलग अलग टाइप की स्पीशीज के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या होती है, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में ना मिलने वाली स्पीशीज जब आप उस एरिया में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। जैसे कांग्रेस ग्रास के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिससे खुजली होती है। तो वो जो ग्रास है आपकी, वो भी एक इन्वेसिव स्पीशीज है जो अमेरिका से इंडिया में आई थी। जब हम कहां से, अमेरिका से वीट को कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते थे, हिस्टोरिकली देखा जाए तो 1960-70 के दशक में। तो वो तब से यहां पर इन्वेसिव एलियन स्पीशीज आ रखी है। तो उनके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। अब किसी के डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।